नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आईपीएल के संस्थापक और लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी को तगड़ा झटका लगा है। उनका वानुआतू देश का पासपोर्ट न सिर्फ कैंसिल किया गया बल्कि भारत में उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें भी बेहद तेज कर दी गई हैं। वहीं भारत के भगोड़े और इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व संस्थापक ललित मोदी का वानुआतू का पासपोर्ट वहां के पीएम जोथम नापत ने रद्द कर दिया। इसको लेकर वानुआतू के पीएम जोथम नापत ने एक हाई लेवल मीटिंग की। वानुआतू की सरकार के मुताबिक उन्होंने ललित मोदी के कारनामे के बारे में पता नहीं किया। इस आदेश के बाद ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ गईं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इन दिनों लंदन दौरे पर रहे। ललित मोदी का खेल बिगाड़ने में विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका अहम रही, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों से भी बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण ने कुछ अन्य द्वीपीय देशों के साथ मिलकर ललित मोदी के वानुआतू का पासपोर्ट रद्द कराने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि भारत सरकार कतई नहीं चाहती कि ललित मोदी को किसी और देश की शरण मिले जहां उससे लाना मुश्किल हो जाए। दरअसल वानुआतू के गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम पर ललित मोदी की वजह से बुरा असर पड़ने की आशंका थी। यूरोप जैसे देश वानुआतू पर एक्शन ले सकते थे। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया, जिसे बाद में विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले ललित मोदी ने प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश वानुआतू की नागरिकता हासिल कर ली थी। उसने गोल्डन पासपोर्ट के जरिए यह नागरिकता हासिल की थी। हालांकि इसके अगले ही दिन खबर आई कि वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को ललित मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने का निर्देश दिया है। ललित मोदी साल 2010 में भारत से भाग गया और तब से लंदन में रह रहा है। आईपीएल के संस्थापक रहे ललित मोदी के पिता और भारत के नामी बिजनेसमैन कृष्ण कुमार मोदी भारत के कॉरपोरेट जगत के एक प्रमुख नाम रहे। ललित मोदी का जो बिजनेस है वह कई सेक्टर में फैला हुआ है। आपको बता दें कि ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी ने अपनी मेहनत से $1.5 बिलियन का साम्राज्य खड़ा किया। इस बिजनेस ग्रुप की उपस्थिति 100 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है, जिसमें के मोदी यूनिवर्सिटी, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, इंडोफिल केमिकल्स लिमिटेड, मोदी केयर, 24/7 फैसिलिटी स्टोर, कलर बार कॉस्मेटिक्स, MHP स्टाफिंग और ईगो स्पेशलिटी रेस्तरां चेन जैसे प्रमुख बिजनेस शामिल हैं। ललित मोदी ने साल 1993 में फैमिली के पैसों से मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की। हालांकि ललित मोदी के बिजनेस नहीं चल सके। इसके बाद उसने अपने फैमिली बिजनेस की बागडोर संभाली। साल 2002 में ललित मोदी ने ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस सिस्को को लॉन्च किया। इसके 6 साल बाद आईपीएल का आइडिया देकर उन्होंने स्पोर्ट्स बिजनेस में वाहवाही लूटी। देश में आईपीएल की शुरुआत करने का श्रेय ललित मोदी को ही जाता है। साल 2008 में आईपीएल के शुरू होने के बाद ललित मोदी का नाम सुर्खियां बटोरने लगा। हर मैच में खिलाड़ियों से ज़्यादा ललित मोदी छाए रहते। वह 2008 से 2010 तक आईपीएल के कमिश्नर भी रहे। साल 2010 में ललित मोदी पर आईपीएल की नीलामी में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। उन्होंने 2 टीमों की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। ललित मोदी पर आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में कथित तौर पर मैच फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी के भी आरोप लगे। ललित मोदी ने विदेशी कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 435 करोड़ का ठेका दिया था। इसमें भी ललित मोदी पर 125 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा। गबन की इन घटनाओं के सामने आने के बाद ललित मोदी ने साल 2010 में आईपीएल कमिश्नर की पोस्ट से ललित मोदी को आईपीएल कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया गया। पोल खुलने के बाद 2010 में ही ललित मोदी ब्रिटेन भाग गए।
हालांकि देश छोड़ने के पीछे ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताया। तब से लेकर अब तक भारत सरकार उनके प्रत्यार्पण करने की कोशिश कर रही है। ललित मोदी को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने और जांच एजेंसियों ने आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ललित मोदी ने अपने लिए वानुआतू नामक देश ही क्यों चुना। वानुआतू एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यानी गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम के तहत अपनी नागरिकता बेचता है। लगभग 1.1 करोड़ रुपए खर्च करके इस देश की नागरिकता हासिल की जा सकती है। इस प्रोग्राम के तहत एक हफ्ते के अंदर पैसा जमा कराने के बाद आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दोगुनी नागरिकता भी हासिल की जा सकती है। वानुआतू अपने नागरिकों पर कोई व्यक्तिगत कर नहीं लगाता है। इसका मतलब है कि आप जो भी आय कमाते हैं, चाहे वह स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, वानुआतू सरकार की ओर से टैक्सेशन से पूरी तरह मुक्त होगी। वानुआतू में न विरासत कर है न ही कॉर्पोरेट कर। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का व्यवसाय अगर वानुआतू में रजिस्टर्ड है तो उसके देश के बाहर आय अर्जित करता है तो उसे उस आय पर कॉर्पोरेट करों को नहीं देना होगा। वानुआतू के पासपोर्ट पर तकरीबन 55 देश वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, वहीं 34 देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। इसके अलावा वानुआतू टैक्स हेवन भी है, जिसके चलते कुछ समय से यहाँ के लोगों में नागरिकता लेने की प्रचलन बढ़ा है। वानुआतू का नागरिक बनने के लिए इस देश में रहना भी जरूरी नहीं है। इसी सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एक अत्यधिक आकर्षक प्लान बन गया और यह खुशहाल देशों में से भी एक है। अब बात करें वानुआतू की तो इस देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसे भी ज्यादातर दुनिया के देशों की तरह गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा। इसीलिए अब वानुआतू के लोग संदिग्ध लोगों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। आपको बता दें कि वानुआतू पर इंसानों के रहने की कहानी 4000 साल पहले से शुरू होती है। वानुआतू में मेलानेशियाई लोग सबसे पहले आकर बसे। वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह 82 द्वीपों से बना एक द्वीप समूह है, जिसमें से केवल 65 पर ही आबादी है। वानुआतू ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में और ऑस्ट्रेलिया फिजी के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट विला है, जो इफेक्ट द्वीप में स्थित है। यूरोप के लोगों ने 1605 ईसा में क्यूरास के नेतृत्व में स्पेनिश अभियान के एसिप्रिट सेंट्रो में आने पर इन द्वीपों का पता लगाया था। 1980 के दशक में फ्रांस और इंग्लैंड ने इस देश के कुछ हिस्सों पर अपना दावा किया। 1906 में एक ब्रिटिश फ्रांसीसी सह-स्वामित्व के जरिए न्यू हेब्रिड्स के रूप में इस द्वीप समूह के संयुक्त प्रबंधन के एक ढांचे पर सहमत हुए। 1970 के दशक में एक स्वतंत्रता आंदोलन ने जन्म लिया और 1980 में वानुआतू गणराज्य बनाया गया। महज 3 लाख आबादी वाले वानुआतू की 60% से ज़्यादा आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है और टूरिज्म के माध्यम से ही यहाँ जरूरी विदेशी मुद्राएं आती हैं। तो ललित मोदी क्यों दूसरा देश तलाश रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीएस सोढ़ी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, लंदन में अब ललित मोदी को ऐसी क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं कि वह किसी छोटे मोटे देश की नागरिकता लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में तो उनको एक तरीके का संरक्षण मिला हुआ है। जी जैन प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ललित मोदी हालांकि कई सालों से ब्रिटेन में आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता उन पे वो शिकंजा कसता जा रहा है, जहां उन्हें ये डर है किसी भी दिन उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा घपन किया है पैसे का जब वो आईपीएल कमिश्नर थे। तो ये डर उनको सता रहा है कि अगर उन्हें यहाँ उम्र कैद की सजा होगी तो उनकी बाकी की जिंदगी
जेल में बीतेगी। अब तक तो वो बहुत बड़े ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते आए हैं। चाहे जब भारत में थे, अपने निजी हेलीकॉप्टर में घूमते थे। हम सबको याद होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब आपने सही कहा, ओपनिंग ग्राफिक्स में आईपीएल के प्लेयर से ज्यादा तो चर्चा ललित मोदी की होती थी। चाहे उनका हवाई जहाज से आना, चाहे उनका पार्टियों में जाना, सब कुछ मीडिया में बहुत ब्रेकिंग न्यूज की तरह आता था। और जिस तरह से शोहरत ललित मोदी ने आईपीएल के दौरान हासिल की, वही जिंदगी अब वो ब्रिटेन में व्यतीत करें, जहां उनके पास आलीशान घर है। कुछ समय पहले आया था कि वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ मॉरिशस में एक वेकेशन के लिए गए। यानी कि अब तक उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो डर उन्हें सता रहा है भारत वापस आने का, यही वो कारण है कि उन्होंने कोशिश की वनौटू की सिटीजनशिप लेने की, लेकिन जैसे ही वहां के प्रधानमंत्री को इसकी खबर हुई, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए इनकी नागरिकता को कैंसिल करने के लिए। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, जो अगर इतिहास खंगाला जाए, आप तो काफ़ी लंबे समय से आईपीएल के उतार चढ़ाव को भी देखे हैं, इस मोदी परिवार के व्यवसाय पे भी ध्यान है। आखिर क्या बाप और बेटे में बंटवारा साफ हो चुका है या अभी भी कुछ संबंध हैं? विपिन शर्मा जी। प्रसून जी, धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल को बधाई दूंगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मुद्दा आज आपने चर्चा में उठाया है। और सोढी साहब का खासतौर पे, क्योंकि सोढी साहब का जो विश्लेषण होता है वो बहुत सटीक होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं नए भारत के निर्माण की, तो यहाँ पर जितने आर्थिक भगोड़े हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स हैं, तो उनकी घर वापसी होनी चाहिए। और यही बात है कि मोदी सरकार ने भी आश्वस्त करा था कि आप, ये फहरिस्त काफी लंबी है और पूरे विश्व में कई सेफ टैक्स हेवन्स हैं। आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें, लग्जमबर्ग की बात करें, पनामा की बात करें। और यहाँ पर क्योंकि 2010 से लंदन में है ललित मोदी, और उसके पहले आप देखें कि अगर हम मेहुल चोकसी की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष ये सवाल पूछता आया है कि इनकी घर वापसी कब होगी, इंसाफ कब मिलेगा कि जो इन्होंने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। और जरूरी बात है, लेकिन एक जरूरी बात मैं क्योंकि अपने विचार रखूं, क्योंकि 2010 में गए ये ललित मोदी मुल्क छोड़कर, तो वहां पर तब उस समय तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे नहीं, उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला है 2014 में। तो ये भी मुझे लगता है सोच इस दिशा में जानी चाहिए। विपक्ष को जब सवाल पूछता है, विपक्ष का काम है मजबूती से मुकम्मल तरीके से घेरे सरकार को। लेकिन अभी जरूरी बातें हैं, क्योंकि ललित मोदी का जो फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल की नींव रखने में जो उनकी भूमिका रही है, या दुनिया को जो आईपीएल दिया उन्होंने, तो वो भी सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अनऑथराइज्ड फंड ट्रांसफर्स के, तो यहाँ पर ये बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा आपने वो बताया, और वह गंभीर मुद्दा था इसीलिए हुआ कि यूपीए सरकार के समय में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, और ललित मोदी का भी नाम उसी दौरान आया। तमाम बड़ी मुश्किलें यूपीए सरकार के सामने खड़ी रहीं, और जिस तरीके से उनको रेड कारपेट पे बाहर भेजा गया, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। सोढी साहब, आपको क्या लगता है कि ललित मोदी की वापसी में रोड़ा क्या है? उनकी राजनीतिक पहुंच या ब्रिटेन में उनके अपने निजी संबंध? सोढी साहब। प्रसून जी, जो रोड़ा उनकी वापसी में आ रहा है वो है ललित मोदी के पास जो बेशुमार पैसा है, और ये बेशुमार पैसा वो जगह जगह पे फेंक रहे हैं, जहां जहां से उन्हें डर लग रहा है कि वहां से अगर उन्हें भारत वापस ना भेजा जाए, जहां पे हो सके वो अपने पैसे का पूरा उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं, हम जिस भी नजरिए से देखें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब ललित मोदी मई 2010 में भारत से भागे, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये भागे कैसे, किसने इन्हें भागने दिया। प्रसून जी, आज भारत में आज से ही नहीं कई दशकों से हर नागरिक के ऊपर
पुलिस वाले को पता होता है कि ये नंबर 2 का काम कर रहा है, इसकी अगली कार्रवाई क्या है, ये अब क्या कर रहा है। तो मई 2010 में जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक बड़े पैमाने पे भारत में आ चुकी थी, तो ललित मोदी इतनी आसानी से भारत से भाग कैसे गया, जब करोड़ों रुपए का गबन के आरोप थे उसके ऊपर। तो कोई ना कोई तो सरकार के अंदर से मिला था, कोई ना कोई तो अधिकारी अंदर से मिला था, जिसने ललित मोदी को आराम से भारत से उड़ान भरने दी। जब तक इस चीज की तहकीकात नहीं होगी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सरकार के अंदर, अधिकारियों के अंदर ऐसे कौन काले शख्स हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं, जो भारत का पैसा खाते हैं और फिर फरार होकर आराम से बाहर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। जहां तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब ब्रिटेन की जो आय का मुख्य स्रोत है वो है ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग, जो कि अपने देशों से फरार होते हैं बेशुमार पैसे की बदौलत। वो वहां जाते हैं और पैसा देते हैं, जिससे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी चलती है। ब्रिटेन के पास ऐसे लोगों के सिवाय और टूरिज्म के सिवाय कोई तीसरा स्रोत नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने का। और यही कारण है दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े संगीन अपराध किए हैं, वो पहली उड़ान भरते हैं ब्रिटेन की, वहां पे आराम से रहते हैं और अगले 50-60 साल वो केस लड़ते रहते हैं। उनमें से 99.99% तो वापस अपने देश जाते ही नहीं है। ललित मोदी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन निकल जाए, ऐशो आराम में अपने वो आलीशान मकान में रहें, उन्हें भारत ना वापस आना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने कहा इतना बेशुमार पैसा है कि उनकी अगली 7 पुश्तें भी आराम से ब्रिटेन में रह सकती हैं। जी, तो इसके बाद सवाल उठता है कि क्या लंदन दुनिया भर के आर्थिक अपराधियों की कैपिटल बनती जा रही है? विपिन शर्मा जी। निश्चित बात है, ये सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर दबाव पड़ना चाहिए लंदन पर कि आप अगर इतने एक सेफ हेवन बन रहे हैं, जो और खासतौर पे जो आर्थिक भगोड़े हैं, तो उसमें जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है 2 मुल्कों के बीच, तो वहां पर ग्रेट ब्रिटेन को, लंदन को बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ताकि बाकी मुल्क जहां पर इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, घपले कर रखे हैं, जिन अलग अलग मुल्कों के जो आर्थिक भगोड़े हैं, तो वहां पर आश्वस्त उनको करना चाहिए कि यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। और खासतौर पे जिनको पैसों का नुकसान हुआ है, और यहाँ पर अगर क्योंकि आज की चर्चा आपने भानु आतू पे रखी है, तो यहाँ पर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है, जिसको सीबीआई का शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, तो वहां पर ये बड़ी मामूली रकम है। तो यहाँ पर जितने ये बड़े उद्योगपति हैं या उद्यमी जितने रहे हैं, तो वहां पर इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर नहीं, लेकिन भारत से एनओसी भी मिलता है, तभी जाके वहां की नागरिकता ले सकते हैं। जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ प्रसून जी, आज की चर्चा की कि एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे कर्जे जो सरकार दे देती है और जो वापस नहीं आते, तो वो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देते हैं, अर्थव्यवस्था पे सीधी चोट मारते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान की विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बननी है, वर्तमान में हम 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो यहाँ पर इस समय ध्यान जाना चाहिए कि पहली बात एनपीएस पे और साथ साथ जो आर्थिक भगोड़े हैं, ताकि एक अच्छा संदेश जाए देशवासियों को, और एक खौफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खौफ होना चाहिए विपिन जी, लेकिन यहाँ जो मामला है एनपीए का मामला नहीं है, एनपीए का मामला नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार का मामला है। 125 करोड़ रुपए वर्ल्ड स्पोर्ट्स से पैसा लेके जब यह मामला सामने आने वाला ही था, तो वह देश छोड़ के चले जाते हैं। सोढ़ी साहब, परिस्थितियां यही बताती हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों का, एक हवाला कारोबारियों का नेक्सस बना हुआ है, जो सरकार को भी ओवरलुक करके अपने काम को अंजाम देते हैं। विपिन जी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इस तरीके से नहीं है कि ऐसे अपराधियों को सजा दिला सके। तो क्या अभी कानून में बदलाव की जरूरत है, या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की जरूरत है, या खुफिया एजेंसियों को कुछ और स्टेप लेने चाहिए? सोढ़ी साहब।
ललित जी, हम आए गए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पे देखते हैं, कोई बेचारा गरीब सा बस कंडक्टर, उसने स्टेट ट्रांसपोर्ट के 2 रुपए मारे, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कोई छोटा सा जूनियर इंजीनियर, उसने 10,000 रुपए की रिश्वत दी, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। छोटे मोटे लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो बर्खास्ती फटाफट हो जाती है। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं, जो भारत के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया गबन करते हैं, उनका तो मैंने एक भी केस नहीं, मेरी याददाश्त मेरे को बता रही है, जहां पे कोई उनको सजा हुई हो। वो इतने लंबा टाइम केस चलता है कि बस दुनिया भूल जाती है, मीडिया भूल जाती है, अखबार भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे अमीर लोगों के ऊपर आंच नहीं आती है जो कि भारत के टैक्स पेयर का गबन करते हैं। इसमें दोनों चीजें हमें करनी होगी। पहले हमें अपने प्रशासनिक ढांचे को बदलना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार के अंदर, अधिकारी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तभी ये लोग सफल होते हैं। दूसरा, आपको याद होगा जब हम पिछली बार आपके शो पे मिले थे, तभी इस बात पे हमने चर्चा की थी कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा सुधार चाहिए। 35 से 40 साल लग जाते हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के केस होने के लिए। अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, वहां पे केस 6-8 महीने में लोअर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में फाइनलाइज हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे अमेरिका में, 5-6 महीने के अंदर उनके सारे केस रफा दफा हो गए, या इस पार जजमेंट मिली या उस पार जजमेंट मिली। यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी नहीं छोड़ा गया, बख्शा गया, उनका भी 5-6 महीने के अंदर पूरा केस फाइनलाइज हो गया। क्योंकि प्रसून जी, हमारे देश के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस पर पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। आप बाकी अगर विकसित देशों में देखें, जो जजेस की तादाद है पर पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा, हमारी सबसे कम में से एक है। तो हमें पहला जो हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने चाहिए, जहां पे हमें जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हो। दूसरा, हमें अपने प्रशासन के अंदर हमें सुधार करना चाहिए। हमारे ढांचे में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होता है तो आने वाले समय में भारत के लिए और मुश्किलें होंगी। विपिन शर्मा जी, ललित मोदी का अगला पैतरा क्या हो सकता है? निश्चित बात है कि वो अपने सलाहकारों से, वकीलों के साथ सलाह करके कोई और रास्ता ढूंढने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन 4 जरूरी बातें, एक तो सोडी साहब ने जो रिफॉर्म्स की बात करी, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जुडिशियल, पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मैं तो मीडिया की भी बात करूंगा चौथे स्तंभ में भी। लेकिन 2 जरूरी बातें कि इंटरपोल अलर्ट जो हिंदुस्तानी अथॉरिटीज ने जिसके लिए एक गुहार लगाई थी, उसको क्यों रिजेक्ट करा गया? उसमें बोला गया कि सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। तो वो मुझे लगता है गंभीर मुद्दा है वहां पर कि इंटरपोल अलर्ट की आवश्यकता थी। दूसरी बात है कि एक अच्छी बात है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री मिले थे अपने अमेरिका के दौरे में, जब नरेंद्र मोदी गए थे अभी, तो बोला था तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट कराएंगे, जो को एक्यूज्ड है 2008 मुंबई हमले में 26/11। तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जितने आर्थिक भगोड़े, उनको भी उनकी घर वापसी होनी चाहिए, और पहले अबू सलेम की हुई थी। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यहाँ पर जनता भी देखना चाहती है कि वाकई में ये नया भारत है और यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो रही है, पुख्ता कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, सोडी साहब, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। क्या आर्थिक अपराधी जिसमें ललित मोदी शामिल हैं, ललित मोदी ने एक तरह का घूस लिया और भ्रष्टाचार करके निकल गए देश से बाहर, इसे क्या हम आतंकवादियों की श्रेणी में ललित मोदी को रख सकते हैं या नहीं? देखिए, किसी को आतंकवादी करार देना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर हम आतंकवादियों की लीगल डेफिनेशन देखें तो वो लोग होते हैं जो कि भारत के अगेंस्ट कोई हिंसा कर रहे हो, कोई सेडिशन के चार्जेस हो, कोई भारत की सरकार के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई हो। तो लीगली डेफिनेशन तो बहुत फर्क है एक आतंकवादी में और एक मनी लॉन्ड्रर में या एक करप्ट आदमी में। लेकिन अगर हम एक सामान्य तौर से देखें तो ये दोनों में समानता भी बहुत है। इसलिए सिमिलैरिटी है क्योंकि ये दोनों देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बेशक कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, कोई आर्थिक तरीके से देश को कमजोर कर रहा है, लेकिन कर तो वो देश के अगेंस्ट काम रहे हैं। कोई भी अच्छा नागरिक होगा वो कभी देश के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे देश को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे, देश की को थोड़ी सी भी आंच आए। तो कोई भी इंसान जो भारत के खिलाफ काम करता है डेफिनेटली वो देशद्रोही है
वो किसी ना किसी प्रकार का आतंकवादी है, क्योंकि वो अपने निजी फायदे के लिए वो भारत को ठेस पहुंचा रहा है, भारत को हानि पहुंचा रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे, आखिर उसने वानुआतू टैक्स हेवन कंट्री को ही क्यों चुना? चूंकि इसके ऐसे कई बेनाम देश हैं जिसमें तमाम लोगों ने नागरिकता ली है, लेकिन ये छोटे देश इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं चूंकि इसमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि उसमें आप नागरिकता ले लेंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि ये सरकारी नियमों का पालन होता है, भारत सरकार से एनओसी चाहिए होती है, उसमें एकदम साफ हो जाता है कि आप कहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसे में ऐसे अपराधी छोटे देशों को चुनते क्यों हैं सोढ़ी साहब? देखिए प्रसून जी, ये ऐसे अपराधी छोटे देशों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये छोटे देशों में ये नागरिकता लेना बहुत आसान होता है। आप एक रकम दीजिए, वो आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको वो नागरिकता दे देते हैं। और क्योंकि ये जो छोटे देश होते हैं वो जनरली बिल्कुल समुद्र के बीच में होते हैं और आधे लोगों को तो उसका नाम ही नहीं पता होता है, तो जब वो अगर किसी के सामने ये केस भी आता है तो वो सोचता है कि कौन इतना लंबा प्रोसीजर करेगा, उसका आधा मुराल तो वैसे ही डाउन हो जाता है देश का नाम सुन के। अगर अमेरिका ब्रिटेन हो तब भी अधिकारियों में थोड़ी रुचि रहती है कि चलो हमें शायद मौका मिल जाएगा इस केस के चक्कर में वहां जाने का। इन छोटे देशों में ना तो कोई अधिकारी जाना चाहता है, ना अधिकारियों को पता भी होता है कि ये देश दुनिया में है भी या नहीं। तो ओवरऑल ये जो सोढ़ी साहब आप बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि अधिकारियों के लिए भी काले पानी की सजा तरह के जैसा वो होता है काम उनके लिए। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।